हमने जो इंडियन इकोनॉमी की जो रमेश सिंह की जो किताब है उसका अध्ययन या उनको उसको जो पढ़ने की और समझने की जो कोशिश की जा रही थी, उसका जो चैप्टर है अगला जो है नेशनल इनकम, दूसरा ही चैप्टर है। पहले की वीडियो में हम पहला जो चैप्टर था वो उसने हम ख़त्म किया था। तो इसके कुछ टॉपिक है ये यहाँ पर हम देखने वाले, जैसे कि राष्ट्रीय आय क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय जो भारत है हमारा या कोई भी और राष्ट्र है, उस राष्ट्र में जो निर्मित होने वाली वस्तु है, जैसे कि उस राष्ट्र में आपको पता होगा मिक्सर बनता है, पानी की बोतल बनती है और जो मूर्तियाँ बनती है अलग अलग तरह से, इस तरह की अन्य सभी वस्तु जो आपको दिखती है जिसका उत्पादन होता है वह वस्तु, और जो सेवा होती है यानी कि जो शिक्षक वकील ये सब लोग होते हैं उनकी सेवा भी इसमें शामिल की जाती है। वस्तु और सेवा इनका जो मूल्य है वो हम नेशनल इनकम में लेते हैं, ठीक है। जो वस्तु है और जो सेवा है इनका जो मूल्य है यानी कि इन दोनों का मिलाकर जो मूल्य है वो हमारे नेशनल इनकम में आता है। लेकिन वस्तुओं में सिर्फ हम अंतिम वस्तु लेते हैं। कौन सी? सिर्फ अंतिम वस्तु देख लेते हैं हम। जो हमारी वस्तु होती है वो सभी वस्तु हम नेशनल इनकम के तौर पर कैलकुलेट उसे नहीं करते, सिर्फ उसमें अंतिम वस्तु कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट है, अंतिम वस्तु क्या होती है, एक कीवर्ड है जिसको आपको समझना ही होगा, वरना जो अगला जो अध्याय है या इस किताब की जो अगले कुछ टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आने वाले। तो यहाँ पर ध्यान दे दो कि अंतिम वस्तु क्या होती है। अंतिम वस्तु देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी वस्तु क्या होती है। यानी कि प्राइमरी वस्तु होती है कच्चा माल हमारा, जैसे कि कपास ले तो हम या कॉटन ले तो, ठीक है। कॉटन लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो कॉटन जो हो गया हमारा, जो खेत में उसका उत्पादन होता है वो होगा, ये जो हो गया हमारा जो कच्चा माल हो गया। लेकिन क्या होता है, ये फिर फैक्ट्री में जाता है, ठीक है। ये जो क्लॉथ है ये फिर फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री में इस पर प्रोसेस होती है बहुत सारी, और फिर ये इसका जो बनता है वो हमारा जो कपड़ा बनता है या हमारा जो ड्रेस है या शर्ट पैंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो शर्ट पैंट जो अंतिम वस्तु ये होगी, यानी कि ये जो शर्ट है जो हमारे पैंट है इस पर फिर से फैक्ट्री में प्रोसेस नहीं होंगी। ऐसी चीज़ें जिस पर फैक्ट्री में फिर से प्रोसेस नहीं होंगी उसे हम अंतिम वस्तु में कहते हैं, ठीक है। ये जो क्लॉथ हो गई इस पर हमें क्या से कह सकते हैं, प्राइमरी वस्तु या हम इसे कच्चा माल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या होगा कि इसमें कुछ प्रोसेस होंगी, जैसे कि इसमें बहुत सारे केमिकल मिलाकर इसको क्लीन किया जाएगा। लेकिन क्लीन होने के बाद भी जो कपास बनता है वो हो गया हमारा सेकेंडरी वस्तु। फिर इस क्लीन हुए कपास को कपड़े में जब बदल दिया जाता है और इस कपड़े को फिर से उस फैक्ट्री में प्रोसेस नहीं किया जाता है, उसे कहते हैं हम अंतिम वस्तु, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम अंतिम वस्तु की जो कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि कपड़ा हो गया हमारा, पिज़्ज़ा हो गया, जो वस्तु हम डायरेक्ट उपभोग करते हैं उनका, यानी कि उनको फिर से प्रोसेस ना होकर डायरेक्टली जो लोग होते हैं या जो लोग होते हैं उनको उपभोग करते हैं। यानी कि अगर शर्ट बन गया तो उस शर्ट को फिर से कुछ प्रोसेस नहीं होगी, डायरेक्टली उसे कस्टमर द्वारा उपयोग किया जाएगा। जैसे कि हमारी शर्ट हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़ा पर फिर से तो प्रोसेस नहीं होगी, पिज़्ज़ा अगर बनेगा तो कोई उसको खाएगा ही। ऐसी जो अंतिम वस्तु होती है इनकी जो कीमत होती है, इनका कैलकुलेशन, और जो हमारी सेवा होती है, सेवा में देखो तो आप वकील हो गए, शिक्षक हो गए, सब लोग जो हो गए, इनकी जो सेवा है, इनकी सेवा का जो मूल्य होता है, इन दोनों मूल्यों का जो कैलकुलेशन आता है वो हमारे नेशनल इनकम होता है, ठीक है। आपको बात ये समझ में आई होगी नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है यहाँ पर जीडीपी का। जीडीपी क्या होता है, ये सब चीज़ें है। तो इसी चैप्टर में थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम, तो जीडीपी और जो हमारे एनएमपी होता है क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर की हुई है। तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। तो अभी यहाँ पर हम ये जीडीपी एनएनपी को यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरा जो टॉपिक है कि उत्पादन के कारक, यानी कि जो उत्पादन होता है हमारा,
उनके क्या क्या कारक हो सकते हैं, यानी कि एक भूमि हो सकती है। अगर मेरे पास भूमि है तो उस भूमि का अगर मैं मालिक हूँ तो वो मेरे पूंजी कमाने के लिए, धन कमाने के लिए मेरा संसाधन बनेगी। उससे मुझे किराया मिलेगा और उसमें संपत्ति कमा सकता हूँ। उसी प्रकार अगर मैं श्रम बचाऊँ तो मुझे पैसा उसी प्रकार मिलेगा। ठीक है। पूंजी पूंजी से हम पूंजी यानी यहाँ पर देखो, पूंजी यानी पे यहाँ पर पैसा नहीं है। पूंजी यानी कि हमारी जो मशीनरी हो गई, वो हो गई, कर्मचारी का वेतन भुगतान आदि, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती। तो पूंजी पर क्या होगा, पूंजी का जब निर्माण होगा, यानी कि जो मशीनरी का, फैक्ट्री का, ये सब चीज़ों का अगर निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है उससे मुझे पैसा भी मिलेगा। और उसकी बजाय अगर मैं पूंजी को किसी को ब्याज पे देता हूँ तो उसका ब्याज भी हमें मिलेगा। जैसे कि हमारे SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब जो बैंक हैं हमारे अलग अलग तरह के, या लोन देते हैं लेकिन उसके बदले ब्याज भी लेते हैं। तो इससे क्या होगा, पूंजी से पैसों का निर्माण हो, या पूंजी से पूंजी का निर्माण होता है। और यहाँ पे एक उद्यमशीलता की एक टॉपिक है, उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप। उद्योग एक ऐसा होता है जो भी उद्योग करता है वो उसकी लाभ कमाने की आकांक्षा यहाँ पर रहती है और इससे हमें लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक टॉपिक है कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसका इतिहास क्या है। तो ठीक है, सबसे पहला जो प्रयास है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1868 में किया था दादा भाई नौरोजी ने। इसका सबसे पहला प्रयास किया था कि जो हमारे राष्ट्रीय इनकम है, जो नेशनल आय है हमारी, उनको कैलकुलेट करने का सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था। और उनका कंक्लूजन ये था कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम था वो थी सिर्फ 20 रुपये। ठीक है। उसके बाद 1931 में जो एक फिर से प्रयास किया गया, जो डॉक्टर VKR वीराव ने किया था, जो 1931-32 में किया गया था। तो इसमें जो वैज्ञानिक विधि का उसका आधार लिया गया था और उन्होंने क्या किया, जो हमारे अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, जिसमें कृषि, वन, मत्स्य पालन आदि, शिकार, ये सब शामिल होते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में उन्होंने कौन सी चीज़ें डाली, जो कि उद्योग निर्माण, परिवहन, ये सब चीज़ें यहाँ पर उन्होंने डाली थी। ठीक है। तो वो जो उनका कंक्लूजन क्या था 1931-32 में, कि पर कैपिटा इनकम जो थे हमारे 62 रुपीज़ थी थे। ठीक है। हमारे जो कितनी थी पर कैपिटा इनकम, 62 रुपीज़। उसके बाद का जो राष्ट्रीय इनकम जो है वो मापने का या उसको कैलकुलेट करने का जो प्रयास है, वो हमारी एक राष्ट्रीय समिति थी, राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी उसको इंग्लिश में हम कह सकते थे। और इस कमेटी के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, देखो तो सबसे पहले सदस्य PC महालनोबिस। ठीक है। इनका नाम तो आपने अर्थशास्त्र में सुना ही होगा अगर पढ़ा होगा तो। और दूसरी जो हमारे जो सदस्य थे DR गडगिल, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और जिन्होंने 1931 या 32 में जो प्रयास किया था, VKR वीराव, ये भी इनके सदस्य थे। यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय समिति उसमें DR गडगिल, PC महालनोबिस और VKR वीराव, ये 3 सदस्य थे इस समिति के। इस समिति ने क्या किया, 1951 में एक आय कैलकुलेशन करने का प्रयास किया, जिसमें इनका कंक्लूजन यह था कि जो हमारे देश है यानी कि भारत है, भारत की जो नेशनल इनकम है वो थी 8,710 करोड़ रुपए और पर कैपिटा इनकम थी हमारी 225 रुपये। ठीक है। ये तो आपको समझ, नेशनल इनकम मैंने अभी बताया था। तो हमारी जो नेशनल इनकम थी वो 1951 में 8,710 करोड़ रुपए थी और जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 225 रुपये, यानी कि पर एक व्यक्ति का है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बाद में जो GDP, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये देखो, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है कि जब 2019 में केंद्र सरकार ने जो CSO था हमारे NSSO, ये जो 2 बॉडी थी हमारी, उनका क्या किया, CSO प्लस जो NSSO, इनका एकत्रीकरण करके यहाँ पर एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था NSO। ठीक है। तो ये NSO यहाँ पर बॉडी बनाई गई थी। लिखा था इतना बहुत सारा है, लेकिन इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट बात यही थी कि जो हमारे CSO थी और NSO थी, इनका विलय करके 2019 में जो हमारी NSO की बॉडी तैयार की गई थी। ठीक है। और ये जो बॉडी तैयार की गई वो है किस मंत्रालय के अंतर्गत थी, तो वो मंत्रालय है
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। इस मंत्रालय के अंडर एनएसओ की जो बॉडी थी उसकी स्थापना की गई थी। तो ठीक है, अब एनएसओ के थोड़ा पढ़ेंगे हम एनएसओ के बारे में। तो एनएसओ का जो कार्य था, मुख्य कार्य क्या था देखो। तो एनएसओ जो थी उसका जो मुख्य कार्य था कि सांख्यिकी जो मानदंड है उसका कार्यान्वयन, यानी कि सांख्यिकी मानदंड यानी कि संख्या का आकलन कैसे करें, उनका विस्तारण कैसे करें, ये सब जो सांख्यिकी मानदंड थे उनका कार्यान्वयन यानी कि उनका संचालन, ठीक है। और उसका अनुरक्षण यानी कि उसका रक्षण करना, ठीक है। और दूसरा इस बॉडी का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था केंद्रीय और राज्य एजेंसियाँ। अब देखो, कुछ केंद्रीय एजेंसी थी, कुछ राज्य की एजेंसी थी, जिनका काम क्या था कि सांख्यिकी गतिविधियाँ, इन दोनों का काम था। ये जो सेंट्रल की जो एजेंसी थी और जो स्टेट की एजेंसी थी, ये दोनों एजेंसी का काम तो एक होता था कि जो सांख्यिकी जो मानदंड है हमारे, जो सांख्यिकी गतिविधियाँ है हमारी, इन पर काम करना था। लेकिन जो एनएसओ ये जो बॉडी बनाई थी इसने क्या किया, इन दोनों का समन्वय किया, इन दोनों को, यानी कि इन पर भी नियंत्रण था, इन पर भी नियंत्रण था। इस वजह से क्या हुआ, जो स्टेट की एजेंसी थी और जो हमारे सेंट्रल की एजेंसी थी उनका दोनों का भी यहाँ पर समन्वय इन एनएसओ के द्वारा किया गया। एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है, यहाँ पर ही बताया गया। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एनएसओ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा गया था। यानी कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को जो एनएसओ है इसने 3 क्षेत्रों में बांटा गया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये तो आपको पता ही होगा ये क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या होता है, इसमें कृषि वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, और ठीक है, उसी के साथ द्वितीय क्षेत्र है, इसे हम उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें खनन, उद्योगन, वनी निर्माण, विद्युत, गैस, जलपूर्ति और निर्माण, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है।